और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने हाथ में है Redmi 12 5G और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और इस फोन का ना एक चीज है कि मैं जब खरीदने गया था ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मार्केट में इसके दो वेरिएंट है। एक तो 4G वाला भी मिलता है और एक 5G वाला मिलता है। 4G वाले के अंदर प्रोसेसर अलग आता है और यहाँ पर 5G के अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। तो मेरे पास 5G वाला वेरिएंट है। और देखो Redmi 12 की जो प्राइसिंग है ना, वो आपको स्टार्टिंग जो 4GB वाला वेरिएंट है ना 10,000 का मिलेगा, और वहीं ये 6GB वाला वेरिएंट है ना वो 11,500 का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना है कि आपको 4GB वाला वेरिएंट है या 6GB वाला कौन सा लूं। तो एक ऐसा बता देता हूँ कि 4GB वाला वेरिएंट मेरे हिसाब से, अगर आप समझ लो ना स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स को देना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए एक बार ठीक है, थोड़ा पैसा भी बच जाएगा, लुक एंड फील तो सब कुछ सेम आएगा। और 6GB वाला वेरिएंट लोगे तो थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट हल्का सा अच्छा हो जाएगा, बाकी ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा परफॉर्मेंस को लेकर। और इस फोन के टोटल वैसे 3 कलर अवेलेबल है। और वैसे ही देखो इसी प्राइस के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम ये पोको M6 Pro देता है। मतलब जो प्रोसेसर इसके अंदर है वही सेम प्रोसेसर इसमें। इवन लुक एंड फील डिजाइन देखोगे तो भाई वो भी सेम आता है। और चारों तरफ से अगर इसे देखते हो, इवन फ्रंट से देखते हो, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन से लेके सब कुछ सेम आता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आप इस बजट के अंदर इस फोन को देखते हो तो कहां पर ये फोन स्टैंड आउट करता है। तो सबसे पहले डिजाइनिंग अगर देखोगे तो इस प्राइस के अंदर ग्लास बैक दिया हुआ है जो अच्छा खासा प्रीमियम लग रहा है। कैमरा मॉडल भी अगर ध्यान से देखते हो तो थोड़ा सा आईफोन वाली हल्की फुल्की याद दिला देता है, वहां से थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगता है। फोन है ना इन हैंड फीलिंग में भी काफी अच्छा है, ग्रैब करने में भी अच्छा है। 198 ग्राम के आसपास आता है। कवर लगाओगे तो 20 ग्राम के आसपास और बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने तो इसे बिना कवर के यूज किया है, और इस बिना कवर में इसमें कोई पीछे बैक पैनल पे कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। फ्रंट में पहले से प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगकर आता है, तो उस पे थोड़े बहुत माइनर से स्क्रैचेस है, बट जो कि ठीक है, वो निकाल दूंगा, नया लगा सकता हूँ, वहां पर प्लस पॉइंट है। वैसे देखो मोस्ट ऑफ लोग इस पर कवर लगा के ही इसे यूज करेंगे, और फ्रेंकली अगर आपको ऐसे कवर लगा के यूज करना है तो करो, वो ज्यादा बेनिफिट है। इनकेस कभी छूट गया तो क्रैक वगैरह तो पक्का, या फिर पीछे से टूटना उठना तो पक्का है। और देखो जिस प्राइस के अंदर है ना एक और चीज अच्छी है, बैक पैनल तो है ही, प्लस है ना सामने की तरफ हमको कोई ना वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा नहीं मिलता, पंच होल कैमरा मिलता है, जो ओवरऑल इस प्राइस में सही है। नीचे के बेजल्स आपको हल्के से देखने मिलेंगे, पर वो इतने भी ज्यादा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस प्राइस के अंदर मैं कहूंगा फिर भी सही आते हैं। और इसमें आप सिम कार्ड लगाना चाहते हो तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, 3 चीज आप एक साथ नहीं लगा पाओगे। बेसिकली हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। हालांकि मैंने इसको इतने दिन में एक बार भी ऐसे यूज नहीं किया है, पर जो यूज करना चाहते हैं और जो करते आए हुए हैं उन लोगों के लिए एक बार एक प्लस पॉइंट है। और देखो इस मार्केट में इसके 2 फोन अवेलेबल है। एक तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जो इसके अंदर है, जिसके अंदर 5G है, और एक 4G जो आता है ना उसके अंदर मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर है। तो वहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 5G लेना है तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर बेसिकली हो, जो यहाँ पर मेरे हाथ में है। तो क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मार्केट में देखने गया था, तो क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ वही फोन होगा, लेकिन बाद में पता चला 4G और 5G वाला सीन है। तो मेरे से भी गलती हो सकती है, तो शायद आप भी लेने जाओगे तो एक बार थोड़ा सा बस इसका ध्यान रख लेना। अभी जो प्रोसेसर इसके अंदर है वही सेम M6 Pro में भी है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखा है, उसका एक डेटा ले लो। दोनों फोन के अंदर 100% चार्ज कर दिया है, और इवन यहाँ पर हम लोग सेम टास्क रन करने वाले हैं। तो Redmi 12 के अंदर Antutu बेंचमार्क, Geekbench 5, CPU थ्रॉटल सब कुछ सेम, और मतलब कहूंगा एक्चुअली थोड़ा ज्यादा स्कोर निकाल के देता है। स्टोरेज की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है। फिर 3D मार्क टेस्ट करके देखा तो वहां पर तो इक्वल स्कोर आया। फिर मैंने 1 घंटे का YouTube प्लेबैक किया 1080p 60 fps का। फिर 1 घंटे का हम लोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया 1080p 30 fps का, क्योंकि उतना ही सपोर्ट करता है। तो अभी इसके अंदर ये जो Redmi का फोन है ना, इसने 3% बैटरी ज्यादा ली, मतलब दोनों के अंदर सब कुछ सेम होने के बाद में भी। हालांकि पोको के अंदर थोड़ा सा पावर हल्का सा कम देखने मिल रहा है, तो शायद से वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर 3% बैटरी बैकअप पोको में थोड़ा ज्यादा आ गया। तो आप समझ लो भाई पोको M6 Pro से बेटर, थोड़ी सी कह सकता हूँ, हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस आपको Redmi 12 में मिल जाएगी। और बाकी इसमें जो स्टोरेज है ना वो eMMC टाइप की स्टोरेज आती है। बाकी इस फोन के अंदर जो 5000 mAh की बैटरी आती है, और साथ में 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 5000 mAh की बैटरी देखो, इतना समझ लो ये फोन है ना आराम से आपको 1 दिन तक का बैकअप इजीली निकाल के दे देगा। क्योंकि देखो यहाँ पर इस फोन के अंदर आप कोई इतना हैवी गेमिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो BGMI पर है ना आपको मैक्सिमम 40 FPS खेलने का मौका मिलता है। जायरोस्कोप इसका डिले आता है, तो जायरो गेमिंग भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो बस नॉर्मली कभी कभार कैजुअली टाइम पास के लिए कर लिया तो कर लिया, बट नॉर्मल गेमिंग से भी आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आने वाला, तो वहां पर भी 35 FPS तक ड्रॉप हो जाता है। और हाँ, बाकी जो दूसरे मार्केट में गेम अवेलेबल है ना, तो वो आप इजिली खेल सकते हो, लेकिन BGMI गेमिंग की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वहां पर ये फोन उतना ज्यादा बोलते ना परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको कोई दूसरा प्राइस सेगमेंट में जाना पड़ेगा बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे मैंने बताया 5G फोन है, तो टोटल 7 5G बैंड्स है। Wi-Fi 5 मिलता है जो कि इस प्राइस में ठीक है, 6 तो देने वाला नहीं है कोई, और साथ में ब्लूटूथ लेटेस्ट है 5.3 मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पर सही है। IP52 की वाटर स्प्लैश कह सकते हो, बेसिकली पानी के छींटे वीटे पड़ जाएंगे तो वहां पर भी सही रहता है। तो इतना है कि जब इस पर पानी गिर रहा था, मतलब जब मैं शावर के टाइम भी इसे कभी कभी गाने बजाने के लिए यूज करता हूँ, मतलब
होते अपने अपने शौक। तो उस टाइम पे जब यूज कर रहे थे तब है ना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि टच वगैरह इसने प्रॉपर ऐसा लिया नहीं है, सभी भी प्रॉपर चलाया था। और इवन जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है ना वो भी एक्यूरेट तरीके से काम करता है। फेस अनलॉक मैंने लगाया नहीं था इसके अंदर, बट वो भी यहाँ पर एक बार जस्ट टेस्ट करने के लिए चेक किया था कि बराबर है कि नहीं, तो वहां पर वो भी सही रखा है इसने। और कॉल वगैरह भी इसने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव भी रखे हैं। एक आध दो माइनर कभी कभार ग्लिच होते हैं भाई, वो हर एक फोन में होते हैं, तो ऐसा इसको लेकर कंप्लेंट नहीं करूंगा। बाकी इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना उसमें कोई हैप्टिक फीडबैक्स नहीं है, इवन वाइब्रेशन भी नहीं है। हाँ, अगर आप जी बोर्ड डालकर उसके अंदर जाके मैनुअली वाइब्रेशन ऑन करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट मैंने वो किया नहीं है। बाकी डिस्प्ले अपना फुल HD 90 FPS को सपोर्ट करता है और जो साइज है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलता है। तो इतना है कि देखो 90 हर्ट्ज जो इसका रिफ्रेश रेट है ना वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट हर एक सिनारियो पे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर देता है। पर अगर हम लोग यूट्यूब हो गया वहां पर अगर आते हो तो वहां पर आपको 60 हर्ट्ज वाला ही परफॉर्मेंस देखने मिलता है, वहां पर एक कांस्टेंट 90 नहीं रहता है। हालांकि फोर्स बूस्ट करके आप कर सकते हो, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया है क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी बैटरी ज्यादा गेन कर रहा था। बाकी ट्विटर वगैरह भी 90 हर्ट्ज में अच्छे से स्क्रॉल कर देता है। और देखो ये IPS डिस्प्ले है और इसकी निट्स वगैरह का भी कुछ मेंशन नहीं किया है। ऑटो ब्राइटनेस में मैंने फोन को यूज किया है मोस्ट ऑफ टाइम, तो हार्श सनलाइट में ना कभी कभी डिस्प्ले विजिबल नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता है देखने में। और यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो वहां पर आप वाइड वन L1 तक का कंटेंट देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी जाओगे तो HDR वगैरह सपोर्ट नहीं है, मैक्सिमम 1080p 60 FPS का कंटेंट आप चला सकते हो, 4K वगैरह भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। बाकी इतना समझ लो डिस्प्ले के वाइब्रेंस या कलर्स वगैरह अपने प्राइस के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। और जो स्पीकर है वो सिंगल स्पीकर आता है और मैं कहूंगा इसका स्पीकर इवन पोको का स्पीकर ऑलमोस्ट सेम काम करता है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ ज्यादा है कम है। मोनो स्पीकर है, ओवरऑल ठीक ठाक काम करता है, बट अगर स्टीरियो होता है तो थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है, बट जो नहीं है तो नहीं है। बाकी 5G फोन है और साथ में 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन जो होता है बेसिकली उसके अंदर थोड़ा बहुत इशू देखने मिला, समटाइम रहता है समटाइम नहीं रहता, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं लगा मुझे। वाईफाई की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रही थी। 5 गीगाहर्ट्ज पे थोड़ा बहुत मुझे ना कनेक्शन लॉस थोड़ा ज्यादा देखने मिल रहा था, जो कि मैं एक दूसरे सेम फोन के साथ में सेम लोकेशन में बैठा हूं तो वहां पर वो चीजें नहीं है। और यहाँ पर बात तो सिंपल है, प्राइस का थोड़ा सा वो फॉर्म फैक्टर बैठता ही है। और इसके अंदर ब्लोटवेयर वाली बात तो मतलब कहूंगा थोड़ी ज्यादा ही आती है, तो आपके जो काम की चीज है तो वो रखो, जो नहीं है वो निकाल देना। और एक बात है कि इसके अंदर Xiaomi की जो एप्लीकेशन है बेसिकली जो Redmi की जो एप्लीकेशन आती है वो थोड़ी मिल जाएगी आपको, तो उनको तो हम अनइंस्टॉल वगैरह भी नहीं कर सकते। तो फोन को थोड़ा स्मूथर और लाइटर फील कराने के लिए इसके अंदर जो एनिमेशन है ना थोड़ा सा रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैगीनेस वाला पार्ट है ना थोड़ा सा कम लगे। लेकिन एक बात बोलूंगा उसके हिसाब से सही है क्योंकि फोन फिर भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज ही लग रहा था, हालांकि एनिमेशन रिमूव है बट फिर भी कहूंगा सही तरीके से काम कर रहा है। और जो डुअल एप्लीकेशन सपोर्ट होता है ना वो इसके अंदर नहीं है, बट हाँ ऐप लॉक वगैरह करना है वो कर सकते हो या फिर ऐप हाइड करनी है। और इसके अंदर जो डायलर है गूगल का नहीं है, वो MIUI डायलर मिलता है जिस पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन है ना वो एनेबल हो जाता है, मतलब कर सकते हो बट सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और इसके अंदर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट आती है, मतलब ये 1 हर्ट्ज तक तो ऑफकोर्स नहीं जाएगा ना 10 हर्ट्ज तक जाता है। मिनिमम जो मैंने देखा है इसके अंदर नोटिस किया वो 40 हर्ट्ज है और ये मैक्सिमम 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर सकता है। बट किसी किसी एप्लीकेशन पर ही यहाँ पर ये लाइक 60 पे रहता है और 90 पे मेन UI पे रहता है और 40 जब आप यूज नहीं कर रहे हो तब रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा बैटरी इंप्रूवमेंट वाला पार्ट देखने मिलता है। और है ना जब आप फोन को ओवरऑल यूज करते हो ना तो थोड़ा मैं कहूंगा 3-4 एप्लीकेशन के बाद में फोन हल्का सा जिटरी या लैगी फील होगा आपको। बट जो कि एक बात यहाँ पर एक सिंपल यार 15,000 के अंदर आजकल ऐसी परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। फोन का मार्केट थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो प्राइसिंग अभी ऑफर कर रहे हैं ना तो एक टाइम पे यही सेम स्पेसिफिकेशन वाले फोन या इसी तरीके के परफॉर्मेंस वाले फोन आपको ना 10,000 के नियर बाय देखने मिल रहे थे। तो मार्केट का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमको ये फोन जो पहले 10,000 में आते थे ना अभी वो 15,000 में आने लग गए, जो कि मैं कहूंगा ठीक है कोई नहीं, अभी जो चीजें आगे पीछे होती है वो होती है, बट वो लैग वाला पार्ट हल्का फुल्का कभी कभी आपको महसूस जरूर होगा, खास करके मल्टीटास्किंग के अंदर। अभी इस फोन के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं आता है, तो यहाँ पर मेन कैमरा ही काम का है, तो जो मैं कहूंगा डे लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन पोको से भी हल्का सा कभी कभी बेटर परफॉर्म कर जाता है और डे लाइट की सेल्फी में भी अच्छा काम करेगा। बेसिकली ये फोन है ना ओवरऑल डे के कैमरास में अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। लो लाइटिंग के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक ही है, मतलब लेकिन देखो यार प्राइसिंग के अंदर इतना ही समझ लो ऐसे ही कैमरा देखने मिल जाएंगे, सेल्फी फिर भी आपको बेटर लगेगी। सो 1080p 30 FPS फ्रंट एंड बैक से मैक्सिमम शूट कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम लगा कि एटलीस्ट 1080p 60 तो दे देना चाहिए था। चलो 4K नहीं दे रहा समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 30 इन्होंने कैप रखा है, जिसका एक रीजन ये भी हो सकता है ऑफकोर्स प्राइस फैक्टर तो है ही, बट यहाँ पर ये जो अपना eMMC स्टोरेज है ना वो भी एक रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से फोन उतना लोड वगैरह कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब वीडियो जब आप देखोगे ज्यादा हैवी FPS वाले, तो इसके लिए मेरे हिसाब से इन्होंने 1080p 30 FPS यहाँ पर रखा, जो मेरे हिसाब से 60 होता थोड़ा सा बेटर होता। स्टेबलाइजेशन वगैरह नॉर्मली काम करती है, डे लाइट के हिसाब से कैमरा ठीक है, लो लाइट में ओवरऑल उतना खास देखने नहीं मिलता, डिटेलिंग भी कभी कभी आपको मिसिंग देखने मिलेगी, इवन HDR भी कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा कह सकता हूँ मिस आउट देखने मिलेगा। बट 15,000 के प्राइसिंग के अंदर हम लोग कैमरा पे इतना ज्यादा जजमेंट नहीं ले सकते, अपने प्राइस में
कैमरा ओवरऑल मतलब बोलते हैं ना सही काम कर जाते हैं, मतलब कोई दी बेस्ट कैमरा ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इतने दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था या फाइनल रिव्यू अगर मैं बताऊं Redmi 12 को लेकर, तो सबसे पहले अच्छे ये लगे ये फोन का लुक्स एंड फील वगैरह काफी अच्छा है। मुझे ना एक तरीके से फील नहीं करवाता है कि ये कोई 15,000 वाला फोन है या फिर 10,000 के आसपास वाला फोन है। ये आराम से जो फीलिंग है ना 20-25,000 के अंदर वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से निकालता है। फ्रंट में भी कोई ड्रॉप नॉच नहीं दिया है, 3.5 mm का गड्ढा भी दे दिया, टाइप सी पोर्ट भी दे दिया चार्जिंग के लिए, डिस्प्ले वगैरह भी सॉर्टेड है। बस हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि थोड़ा सा कम प्राइस में सेम स्पेसिफिकेशन पोको निकाल देता है, बट इतना है कि थोड़े बेटर रिजल्ट फिर भी आप इससे बेटर हल्के इसमें देखने मिल जाएंगे। ऐसा मतलब ये कोई ज्यादा एडवांस नहीं कर रहा है। आप लोगों ने टेस्टिंग में भी देखा कि इसके स्कोर थोड़े से हल्के से कम भी आए थे अपने प्राइस में। एक्चुअली देखो देखने जाएंगे तो देखो ये भी सही है, Redmi 12 भी सही है, पोको M6 Pro भी सही है, आसपास में ही आते हैं, मतलब माइनर से है। तो जो चीजें इसके अंदर समझ लो ना स्मूथ चल रही है, तो वो भी इसके अंदर स्मूथ ही चलेगी। एक आध दो बार कभी कभार हल्का फुल्का ग्लिच देखने मिल सकता है। बाकी ये मेरा रिव्यू था, मैंने जो इतना एक्सपीरियंस किया इतने दिनों के अंदर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो रिव्यू अच्छा लगा है, लाइक कमेंट वगैरह सब कुछ करके बता देना। बाकी कौन सा नेक्स्ट फोन है उसका रिव्यू करना चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो टेक केयर, बाय।